रिएक्ट जेएस में हम लोग बनाने वाले हैं एसआईपी कैलकुलेटर, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और यहाँ पे अगर मैं मंथली इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करता हूँ तो जो टोटल इन्वेस्टर अमाउंट है या रिटर्न है या टोटल वैल्यू है तो वो भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जितने भी स्लाइडर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न को अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये वैल्यू चेंज हो रहा है। जैसे अगर मैं इसको मंथली इन्वेस्टमेंट को 50,000 पे कर दिया मैंने, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने 8% रखा है, और टाइम पीरियड अगर मैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपको इतना लगेगा, और जो इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न और टोटल वैल्यू है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये जो एस आई पी कैलकुलेटर है, ऐसा एस आई पी कैलकुलेटर बहुत ही बड़ी बड़ी वेबसाइट पे यूज़ होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे भी अगर मैं स्लाइडर को चेंज कर रहा हूँ तो जो भी इसका इन्वेस्टेड अमाउंट है या एस्टिमेटेड रिटर्न्स है, टोटल वैल्यू है, तो वो सब चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग रिएक्ट जेएस में कैसे बना सकते हैं वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। एस आई पी कैलकुलेटर को बनाने के लिए सबसे पहले मैं वी एस कोड को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लूँगा। यहाँ पे जो रिएक्ट केस क्रिएट करने का कमांड होता है, जैसे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और टेक अगर मैं इंटर करूँगा तो मेरा जो फोल्डर का नाम है वो एस आई पी कैल्क है, तो मैं इसी के अंदर अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं यस कर लेता हूँ, तो हमारा प्रोजेक्ट है जो इंस्टॉल होगा। अब जबकि ये इंस्टॉल हो चुका है तो इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ npm स्टार्ट लिख के। और जैसे ये स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसको लोकल होस्ट पे देख सकेंगे। और यहाँ पे मैं स्टाइलिंग के लिए यूज़ करने वाला हूँ टेलविंड सीएसएस का। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए मैं लिखूँगा रिएक्ट टेलविंड सीएसएस, या फिर रिएक्ट टेलविंड लिखने से आपको टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको आ जाना है, और टेलविंड सीएसएस के हेल्प से हमारा जो सीएसएस है काफ़ी फास्ट तरीके से हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला जो कमांड है मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक नया टर्मिनल ओपन करके मैं यहाँ पे इसको रन कर दूंगा। जब तक ये रन होगा, जैसा कि ये हो चुका है, उसके बाद मैं दूसरे कमांड को कॉपी कर लूँगा और इसको भी यहाँ पे मैं रन कर लूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेलविन config डॉट जेएस वाला फाइल क्रिएट होके आता है, और यहाँ पे जो कंटेंट डॉट जेएस वाला फाइल है इसको कॉपी कर लूँगा, और कंटेंट को मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये जो कंटेंट है वो टेलविन सीएसएस को सोर्स के अंदर जेएस जेएसएक्स टीएस और टीएसएक्स वाले फाइल में अप्लाई करने का मतलब कोड है, जिसके थ्रू हम लोग टेलविन सीएसएस को अपने रिएक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद जो ये इंडेक्स डॉट सी एस एस में हमें ये तीनों जो लाइन है उसको कॉपी करके यूज़ करना है। तो हमारा जो इंडेक्स डॉट सी एस एस है वो सोर्स के अंदर मिलता है, तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स डॉट सी एस एस है। और यहाँ पे पहले से जो भी सी एस एस है उसको मैं निकाल दूंगा, क्योंकि हम लोग पूरा सी एस एस फिर से अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अपने वेबसाइट को आके देखता हूँ तो अभी भी कोई चेंजेस नहीं आया है। और यहाँ पे ऐप डॉट जे एस वाला जो फाइल है इसको भी मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैं ये डिव हटा के एक दूसरा डिव ऐसे क्रिएट कर लूँगा। आपको हो सकता है डिव लिखने पे डिव क्रिएट ना हो आपके सिस्टम में, तो उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे अगर मैं यहाँ पे H1 लिख रहा हूँ और इंटर कर रहा हूँ तो H1 क्रिएट हो जा रहा है। तो अगर आप में ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स पे आने के बाद आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको इमेज सर्च करना है। जैसे ही आप इमेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इमेज के अंदर इंक्लूड लैंग्वेजेस का एक ऑप्शन आता है, और वहाँ पे आपको दिया हुआ है कि की में व्यू HTML ऐसे देना है, और इधर आपको HTML दे देना है। वैसे की में जावास्क्रिप्ट देना है, और इधर आपको जावास्क्रिप्ट रिएक्ट देना है। अगर आप और कुछ इमेज यहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हैं किसी लैंग्वेज का ऑटो कंप्लीट वगैरह, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप इसको करेंगे आपका वो वाला फंक्शन काम करने लगेगा। उसके अलावा यहाँ पे मैं टेलविंड सीएसएस के लिए अलग अलग एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं एक्सटेंशन चाहता हूँ और यहाँ पे अगर मैं टेलविंड सीएसएस लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं टेलविंड सीएसएस इंटेलिसेंस करके, जो कि टेलविंड सीएसएस वगैरह को ऑटो डिटेक्ट करेगा और क्लास वगैरह को सजेस्ट करेगा। तो अगर आपने ये एक्सटेंशन यूज़ नहीं किया है तो आपको करना चाहिए, इससे आपका काम काफ़ी फास्ट होगा। अब यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर लूँगा, और अगर मैं इसको आके देखता हूँ तो ये ब्लैंक है अभी। हमारा जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा जाने वाला है, जिसमें कि एक बॉक्स आएगा और उसके अंदर हम लोग मंथली इन्वेस्टमेंट का स्लाइडर वगैरह यूज़ करने वाले हैं।
तो सबसे पहले मैं एस आई पी कैलकुलेटर ऊपर लिख देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक डिव को ऐसे ही छोड़ दूंगा, क्योंकि जो भी हमारा कंटेंट है इसी डिव के अंदर आएगा। और उसके बाद मैं एक और डिव ले लूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा एस आई पी कैलकुलेटर। यहाँ पे हमारा क्लास नेम आ जाएगा, और जो क्लास नेम आएगा उसमें हम लोग मार्जिन टॉप ले लेंगे। जैसे मार्जिन टॉप हम ले रहे हैं 10 और मार्जिन लेफ्ट 20, मैंने ऐसा 20 ऐसा कुछ ले लिया। अब टेलविन सी एस एस में सब क्लास तो यूज़ नहीं होता है, तो जो भी 10, 20, 24, 28 ऐसा मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, पैडिंग वगैरह का यूज़ होता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अभी अगर मैं देख रहा हूँ तो हमारा जो एस आई पी कैलकुलेटर है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इसको सेव करूँ और फिर से देखूँ तो ये अप्लाई नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं अपने कोड को रोक के फिर से स्टार्ट कर लूँगा। जैसे अगर मैं npm स्टार्ट लिखा और मैंने इसको स्टार्ट किया, तो अभी ये ऊपर से स्पेस ले रहा है। इसका साइज, फॉन्ट का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो टेलविन सी एस एस में अगर फॉन्ट के साइज को बड़ा करना है तो हम लोग टेक्स्ट 3 XL ले सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग क्लासेस होता है, जैसे 3 XL, 2 XL, XL, LG, या फिर इसको छोटा करना है तो हम लोग SM वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा और वापस आके देखूंगा तो हमारा फॉन्ट बड़ा हो गया। और वहीं अगर इसको मुझे छोटा करना है तो मैं टेक्स्ट SM वगैरह ले सकता हूँ। अगर मैं फिर से सेव करूँगा तो ये स्मॉल हो जाएगा। अब फिर से मैं इसको लार्ज कर देता हूँ तो हमारा जो फॉन्ट है वो बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे ऐसा डिज़ाइन वगैरह लेना है, मतलब एक बॉर्डर वगैरह क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं एक और डिव एलिमेंट क्रिएट करूँगा, और सबसे पहले मुझे इसको सेंटर में रखना है। तो उसके लिए मैं लूँगा क्लास नेम, वो हो जाएगा फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर। तो हमारा जो भी कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। और उसके बाद मैं डिव लूँगा, और इस डिव का मैं बॉर्डर वगैरह सेट करने वाला हूँ। तो मैं बॉर्डर सेट करूँगा क्लास नेम बॉर्डर, और बॉर्डर का कलर बहुत लाइट होने वाला है तो मैं बॉर्डर स्लेट 400 ऐसा ले लूँगा। और ये जो आपको कलर वगैरह दिख रहा है वो उसी एक्सटेंशन की वजह से दिख रहा है। तो आपके पास वो एक्सटेंशन रहेगा तो आपको भी ऐसा कलर वगैरह दिखेगा। नहीं तो कलर डिटेक्ट करने के लिए एक अलग से एक्सटेंशन होता है, जो कि जो भी कलर है वो आपको एडजस्ट कर सकते हैं CSS में। तो वो आप एक्सटेंशन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सटेंशन आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं आके कलर लिखता हूँ तो कलर हाइलाइटर नाम का एक्सटेंशन है जिसका यूज़ करके हम लोग कलर को हाईलाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हमारा इतना कंप्लीट हो गया है तो अभी हमें बॉर्डर नहीं दिख रहा है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो अभी भी नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर डिव वगैरह नहीं है। उसके आगे का जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसमें मुझे मंथली इन्वेस्टमेंट और इस साइड इसका प्राइस वगैरह लिखना है। तो मैं एक और डिव एलिमेंट ले लेता हूँ और इसके अंदर आ जाएगा क्लास नेम फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन लेने से क्या होगा कि जो भी हमारा कंटेंट होगा वो आसपास ही दिखेगा। अब इसके बाद मैं एक और डिव ले लूँगा, और इस डिव के अंदर हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट वाला जो टेक्स्ट है, मंथली इन्वेस्टमेंट, उसको मैं ऐसे लिख दूंगा। इसको थोड़ा डिज़ाइन वगैरह सही करना होगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सेमी बोल्ड टाइप का है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं क्लास नेम फॉन्ट सेमी बोल्ड ऐसा ले लूँगा। तो जो फॉन्ट है वो सेमी बोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद एक और डिव आ जाएगा जिसमें कि मंथली इन्वेस्टमेंट का हम लोग स्टेट वगैरह यहाँ पे सेट करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट, यहाँ पे मैं यूज स्टेट का यूज़ करके अपने मंथली इन्वेस्टमेंट वाले स्टेट को सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कांस्टेंट मंथली इन्वेस्टमेंट सेट। इसके बाद आ जाएगा यूज स्टेट। अब जो भी हमें मंथली इन्वेस्टमेंट रखना है, जैसे अगर हमें 25,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट
इनिशियली रखना है जो कि मोस्ट ऑफ द लोग यूज़ करते होंगे, तो मैं यहाँ पे 25,000 रख सकता हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे मैं मंथली इन्वेस्टमेंट लिख दूंगा। अब डिज़ाइन में हम लोग जाएंगे तो मंथली इन्वेस्टमेंट के पहले ये रुपी का सिंबल है, तो यहाँ पे मैं रुपी का सिंबल कंट्रोल शिफ्ट और जो डॉलर का सिंबल है उस पर क्लिक करने पे रुपी का सिंबल क्रिएट हो जाता है। और इसके बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, दोनों के बीच में काफ़ी गैप है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं एक स्पैन ले लेता हूँ। स्पैन के अंदर मैं मंथली इन्वेस्टमेंट को मूव कर लूँगा। यहाँ पे क्लास नेम लेके मार्जिन लेफ्ट अगर मैं 2 ऐसे दे दूंगा तो हमारा जो डिस्टेंस है वो ऐसे आ जाएगा। और बॉक्स का साइज अभी काफ़ी काफ़ी कॉम्पैक्ट मतलब छोटा लग रहा है, तो उसको बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मिनिमम हाइट ऐसा कुछ ले लेंगे जो कि टेलविंड का ही है, और इसको मैं 80 VH करने वाला हूँ। तो 80 VH करने से जो हमारा बॉक्स का मिनिमम हाइट है वो 80% स्क्रीन का विजुअल स्क्रीन का 80% रहेगा। वहीं पे मिनिमम विथ मैं यहाँ पे इसका 60 VW कर लूँगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो इसका हाइट विथ है वो सेट हो चुका है। और यहाँ पे पैडिंग वगैरह अगर मुझे लगाना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये काफ़ी इससे चिपका हुआ दिख रहा है, तो इसको अंदर से स्पेस देने के लिए हमें पैडिंग का यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे पैडिंग लगा लूँगा, जैसे पैडिंग 8। और हमारा बॉर्डर अगर राउंडेड नहीं है तो उसके लिए क्लास आता है राउंडेड LG, तो मैं इसका यूज़ कर लूँगा। अभी अगर आके मैं देखता हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे हमारा बॉर्डर है, तो मुझे वहाँ पे उसको यूज़ करना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ। अब ये जो हमारा क्लास है वो ये वाले फ्लेक्स का है, तो मैं यहाँ से ये सब क्लास को निकाल लूँगा और यहीं पे इसको यूज़ कर लूँगा। अब अगर मैं आके देखूँ तो ये सही से दिख रहा है। अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो मंथली इन्वेस्टमेंट है इसका कलर कुछ ऐसा आएगा, तो मैं ब्लू यूज़ करने वाला हूँ थीम को। तो यहाँ पे मैं क्लास यूज़ कर लूँगा BG ब्लू 100 और टेक्स्ट ब्लू 600। यहाँ पे राउंडेड सेम आ जाएगा और पैडिंग X2 पैडिंग Y1। ऐसा करने से जो हमारा क्लास है वो काफ़ी अच्छे से दिखेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमने राउंडेड SM लिया है लेकिन वो अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो मैं राउंडेड MD ले लेता हूँ। अब ये सही से दिख रहा है। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा हमारा दूसरा जो कि है एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट। उससे पहले हमें ये स्लाइडर लेना है, तो स्लाइडर के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ MUI का। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा MUI इंस्टॉल, और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये वाला जो कमांड है उसको आपको कॉपी कर लेना है। मैं MUI का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि MUI में अच्छा स्लाइडर हमें देखने को मिल जाता है। अब मैं काम करता हूँ, एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक मैं सर्च करूँगा MUI स्लाइडर, और यहाँ से मैं इसके स्लाइडर वाले पेज पे चलाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट स्लाइडर है। जैसे अगर वॉल्यूम को एडजस्ट करना है तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला डिफरेंट साइजेस का स्लाइडर अगर हमें चाहिए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये स्टेप वाला स्लाइडर है जो कि आपको यहाँ पे स्टेप देना पड़ेगा। अगर आप हर एक 10 का स्टेप दे रहे हैं तो वो 10 के स्टेप पे स्लाइड करेगा। स्मॉल स्टेप्स भी आप दे सकते हैं, जैसे स्टेप 0.001 ऐसा कुछ आप दे सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारा कस्टम स्लाइडर दिया गया है, इसलिए मैं MUI का यूज़ कर रहा हूँ। जनरली वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए स्लाइडर का यूज़ होता है। यहाँ पे वर्टिकल स्लाइडर भी है,
तो अगर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का यूज़ करें तो वहाँ पे आप डिफरेंट स्लाइडर का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसिक सा स्लाइडर जो कि हमारा ये वाला है, मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइडर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको कॉपी करना है और यहाँ पे मुझे स्लाइडर को इंपोर्ट कर लेना है। अब उसके बाद का स्टेप है कि मुझे ये वाला जो स्लाइडर जो कि इधर नीचे में दिख रहा है, इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ नीचे में आके जो हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है, फ्लेक्स जस्टिफाई ये जो आ रहा है, इसके बाद हमें एक स्लाइडर चाहिए। तो मैं एक डिव एलिमेंट क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं स्लाइडर का यूज़ कर लूँगा। अभी आकर मैं अपने कोड को देखूँगा तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसमें थोड़ा सा स्पेस ऊपर से देना पड़ेगा। तो मैं क्लास नेम मार्जिन टॉप 3 कर लूँगा। ऐसा करने से जो मार्जिन टॉप है वो आ जाएगा और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये मुझे यहाँ पे नहीं दिखाना है। तो उसके लिए ये जो वैल्यू लेवल डिस्प्ले ऑटो है उसको मैं निकाल दूंगा। तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ से चला जाएगा, जैसे ही मैं सेव करूँगा वो यहाँ से चला जाएगा। अब देख सकते हो वो चला गया है। अब इस स्लाइडर को हमें अपने स्टेट से लिंक करना है, तो उसके लिए पहले तो मैं इसको सबको एक के नीचे एक कर लूँगा ताकि हमारे स्क्रीन में वो अच्छे से दिखे। अब यहाँ पे ये मंथली इन्वेस्टमेंट है तो मैं इसको कॉपी करूँगा और ये हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रहा है, तो वैल्यू को मैं मंथली इन्वेस्टमेंट की तरह पास कर दूंगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यहाँ से निकाल दूंगा। यहाँ पे एक ऑन चेंज इवेंट होगा, जैसे ऑन चेंज में जो भी इवेंट है, हैंडल मंथली चेंज, ऐसा मैं एक ऑन चेंज इवेंट में एक फंक्शन को बाइंड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं वो फंक्शन क्रिएट कर ले रहा हूँ कांस्टेंट। यहाँ पे सेट मंथली इन्वेस्टमेंट जो है वो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ऐसा आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग इसका जो ई है यहाँ पे पास कर देंगे, तो जो भी मंथली इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे ऐसे सेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये पूरा फुल पे जा रहा है और ऐसे करने पे ये 68 78 और ये मैक्स 99 या 100 तक जाएगा। लेकिन हमारा जो वैल्यू है वो 100 के ऊपर तक जाना चाहिए, एटलीस्ट 10 लाख तक जाना चाहिए। तो उसको सेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक कांस्टेंट ले सकते हैं, कांस्टेंट मंथली स्लाइडर ऐसा कुछ। और इसको मैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ले लूँगा। जो मंथली स्लाइडर जो वैल्यू आ रहा है उसको अगर मंथली इन्वेस्टमेंट में मुझे सेट करना है तो पहले हम लोग स्क्रीनशॉट देखते हैं। तो ये मैक्सिमम जो है वो 10 लाख तक जाएगा, तो उसके लिए मैं इसको इंटू कर दूंगा 4 से। ये ऐसा आ गया। वही मंथली जो स्लाइडर है हमने सेट किया यहाँ पे वैल्यू, उसको वहाँ पे अगर मैं इंटू कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। इससे क्या होगा कि यहाँ से जो हैंडल मंथली चेंज है वो इसको कॉल करेगा और मंथली स्लाइडर में इसका वैल्यू आएगा और मंथली इन्वेस्टमेंट जो हम लोग सेट कर रहे हैं वो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 10,000 का और वहीं पे हम लोग 10,000 से इसको डिवाइड करके यहाँ पे 100 के रेशियो में शो करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 लाख तक चला गया और इसको मैं स्लाइड करके इसके वैल्यू को सेट कर पा रहा हूँ। अगर वहीं मैं 25,000 पे जा रहा हूँ तो ये कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग अपने स्लाइडर को एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो इसके बाद वाला पार्ट है वो है एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट का। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक नीचे एक और क्रिएट करना होगा मुझे। तो यहाँ पे हमारा स्लाइडर है और ये वाला पूरा पार्ट है। तो ये जो दोनों पार्ट है उसको मैं एक साथ कर लेता हूँ। इसमें ये ऊपर वाला जो लेबल वगैरह है वो आ जाएगा और इसको भी मैं इस डिव के अंदर मूव कर दूंगा। अब मूव करने से
आप देख सकते हैं ये मूव हो गया, हमारा कोड एग्जैक्टली सही दिख रहा है। अब यही वाला डिव को हम लोग रीयूज कर सकते हैं, तो मैं इस डिव को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो 2 बार मंथली इन्वेस्टमेंट आ गया है। तो यहाँ पे मुझे मार्जिन टॉप लेना होगा, क्लास नेम मार्जिन टॉप। मैं 10 लेके देखता हूँ कैसा दिख रहा है। अगर 10 लेते हैं तो ऐसा दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 20 कर दूंगा। और स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग जो हमारा है एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट। ये हो जाएगा पर एनम। ये पर एनम जा रहा है, यहाँ पे 12% लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इंटरेस्ट रेट का स्टेट आना चाहिए जैसे मंथली इन्वेस्टमेंट का है, और उसके बाद एक परसेंट का साइन आ जाएगा और ये वाला यहाँ से निकल जाएगा। और ये मार्जिन लेफ्ट की जगह पे मार्जिन राइट 1 कर देता हूँ। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको मैं एक स्टेट से बाइंड करना चाहता हूँ, तो एक स्टेट में क्रिएट कर लूँगा। स्टेट आ जाएगा इंटरेस्ट रेट के नाम से, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिख लेता हूँ। सेट इंटरेस्ट रेट, और ये जो रेट है बाय डिफॉल्ट मैं 12 पे रख लूँगा। इसको यहाँ पे सेव करना है, तो मुझे एक फंक्शन भी क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ हैंडल इंटरेस्ट चेंज। यहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम 100 तक जाएगा, तो मुझे कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू देने का जरूरत नहीं है। मैं बस ये जो भी इसका वैल्यू मैं डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट में सेट कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं इंटरेस्ट रेट को ऐसे सेट कर लूँगा। अब ये इंटरेस्ट रेट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ऐसे यहाँ पे सेट कर दूंगा। इसमें कोई भी डिवाइड वगैरह करने का जरूरत हमें नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे हैंडल मंथली चेंज को मैं हैंडल इंटरेस्ट चेंज से रिप्लेस कर दूंगा। अब अगर हम लोग आके देखते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो इंटरेस्ट रेट जो है इंटरेस्ट रेट यहाँ पे भी आ जाएगा। अब ये 12% है, ये मैक्सिमम 100% तक ऐसे जा रहा है, लेकिन दोनों का विड्थ थोड़ा अलग अलग है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में हम लोग देख सकते हैं दोनों का विड्थ, तीनों का विड्थ सेम है। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग मिनिमम विड्थ का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ मिनिमम विड्थ 80 पिक्सल, ऐसा कुछ दे सकता हूँ। यहाँ पे भी मैं 80 पिक्सल दे दूंगा। तो अभी ये अप्रॉक्सीमेटली सेम हो गया है, लेकिन ये अगर मैं यहाँ फिर से देखूंगा तो ये इस साइड है, राइट साइड है, और हमारे प्रोग्राम में ये लेफ्ट साइड आ रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग लेट्स जस्टिफाई एंड का यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं दोनों राइट एंड पे अलाइन हो चुका है। तो हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट और एक्सपेक्ट रिटर्न रेट हो गया है। बस ऊपर से इसको थोड़ा अगर स्पेस देना है अच्छा दिखाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग मार्जिन टॉप जो 20 ले लेंगे, तो ये ऊपर से स्पेस आ जाएगा। लेकिन 20 ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको 10 कर दूंगा। अब इसके बाद जो है हमारे पास है टाइम पीरियड। तो यहाँ पे मैं टाइम पीरियड को ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। इसमें लिखा हुआ है टाइम पीरियड, तो मैं इसको हटा के
ईयर कर दूंगा। और यहाँ पे लिख दूंगा टाइम पीरियड। और वापस अगर हम लोग आके देखेंगे तो टाइम पीरियड भी हो गया है, और ये दोनों का स्टेट सेम है, तो ये एक साथ ही बाइट हो गया। अब यहाँ पे मैं एक स्टेट क्रिएट कर लूँगा। टाइम पीरियड जो है मैं ईयर्स में लेने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं ईयर्स ले लेता हूँ। ईयर्स, और ये हो जाएगा सेट ईयर्स। और जो एस आई पी का मिनिमम या एवरेज ईयर्स देखा जाए तो वो 10 साल का रहता है, तो मैं यहाँ पे 10 ईयर्स ऐसा ले लेता हूँ। यहाँ पे एक फंक्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा। इस बार हमारा जो ईयर्स है वो हम लोग 50 ईयर्स का लेने वाले हैं, क्योंकि वो मैक्स टू मैक्स लोग 40-50 ईयर्स तक लगाते हैं, तो इसलिए मैं 50 ईयर्स लेने वाला हूँ। तो हैंडल ईयर चेंज, यहाँ पे आ जाएगा ईयर स्लाइडर। ये जो ईयर है वो यहाँ पे, ईयर को यहाँ पे कम दिखाने वाले हैं, तो ये लोग जो हमारा ईयर है वो 50 हम लोग दिखाने वाले हैं, तो उसको मैं 2 से ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ। तो ईयर स्लाइडर डॉट 2 से डिवाइड होने के बाद वो 50 पे चला जाएगा। और जो सेट ईयर्स है, यहाँ से मैं सेट ईयर्स कर सकता हूँ। हैंडल ईयर चेंज को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और जो हमारा ईयर है मतलब ये है, उसको मैं यहाँ से हैंडल ईयर चेंज कर दूंगा। और इसका जो और स्टेट है जैसे ईयर्स है, तो इसको मैं यहाँ पे लगा लूँगा। यहाँ पे भी ईयर्स आ जाएगा। आई गेस हमारा ईयर्स भी हो चुका है। अभी वैल्यू जो ईयर्स है उसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ और आपको दिखाना चाहूँ, तो आप देख सकते हैं ये स्लाइडर का जो एरो है वो ज़्यादा जा रहा है और ये कम स्लाइड हो रहा है। और जैसे ही मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये अब बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये 50 ईयर्स तक जा रहा है। अब यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसके बाद जो है वो नीचे में हमें इन्वेस्टेड अमाउंट, एस्टिमेटेड रिटर्न्स, टोटल वैल्यू वगैरह दिखाना है, तो उसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यही वाला जो डिव है। हमें स्लाइडर का नीचे ज़रूरत नहीं है, तो मैं स्लाइडर निकाल दूंगा। और ये आ जाएगा इन्वेस्टेड अमाउंट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद आ जाएगा एस्टिमेटेड रिटर्न्स। अभी अगर मैं देखता हूँ तो ये दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो उसको कम करने के लिए मैं मार्जिन टॉप ही रखूँगा। और यहाँ पे हमें ये सब डिज़ाइन नहीं चाहिए, क्योंकि आप इस कोड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ये थोड़ा बोल्ड है और डिज़ाइन वगैरह नहीं है, और रुपी का सिंबल है। तो यहाँ पे मैं रुपी का सिंबल ले लूँगा, और मार्जिन लेफ्ट वन ऐसे ले लूँगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे सेम इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। और हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। फॉन्ट सेमी बोल्ड ऐसा ले लूँगा। अभी अगर मैं आके देखूंगा तो इन्वेस्टेड अमाउंट सही से दिख रहा है, बिल्कुल हमारा जो ये वाला है ऐसा दिख रहा है। उसके बाद का जो वैल्यू है हम लोग सेट कर लेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो हमारा क्लास है, आई मीन डिव है, उसको मैं चेंज कर दूंगा।
अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसके बाद हमें चाहिए टोटल वैल्यू, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू हमारा आ गया। अब यहाँ तक हमारा कोड हो चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि चैट जीपीटी की हेल्प से मैं एक उसको प्रॉम्प्ट दूंगा, क्रिएट ए एसआईपी कैलकुलेटर इन रिएक्ट जेएस। यहाँ पे हमें जो वैल्यू चाहिए विथ इन्वेस्टेड अमाउंट, एस्टिमेटेड रिटर्न्स एंड टोटल वैल्यू, इसको मैं इंटर करूंगा और हमारे पास एक प्रोग्राम आ जाएगा जिसके थ्रू हम लोग एसआईपी को समझ भी सकते हैं, एसआईपी कैसे काम करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एसआईपी का फॉर्मूला है जिसमें कि ए मैच्योरिटी अमाउंट होता है और पी मंथली इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि हम लोग पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। और ये फॉर्मूला है जो टाइम पीरियड के इंटरवल पे, एन जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सॉरी एन जो है टाइम पीरियड है और आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो टाइम पीरियड पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होगा। और यहाँ पे जो एनुअल इंटरेस्ट है वो मंथली जा रहा है, तो इसलिए उसको 12/100 किया जा रहा है। तो ये फार्मूला हमारे पास चैट जीपीटी की हेल्प से आ गया। और यहाँ पे कोड भी आ गया है जो कि हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट, एस्टिमेटेड रिटर्न्स और टोटल वैल्यू को दे रहा है। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा। तो इस तरह से आप अपने डेवलपमेंट को फास्ट कर सकते हैं। आई मीन यहाँ पे पूरा कोड लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मुझे इसको नीचे यूज़ करना है तो जो टोटल वैल्यू है वहाँ पे मैं टोटल वैल्यू वाले स्टेट को यूज़ कर लूँगा, और एस्टिमेटेड रिटर्न्स जहाँ पे वहाँ पे मैं एस्टिमेटेड रिटर्न्स को यूज़ कर लूँगा, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पे मैं टोटल इन्वेस्टमेंट वाले स्टेट को यूज़ कर लूँगा। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे हमने इस स्टेट का यूज़ कर लिया है, ये सब हमने पहले ही लगा के रखा है। अब उसके बाद ये वाला जो फंक्शन है जो कि एसआईपी को कैलकुलेट कर रहा है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं ऊपर यहाँ पे इसको सेट कर दूंगा। यहाँ पे हमारे पास जो मंथली इन्वेस्टमेंट है ये सब है, वो मैं इधर साइड से ले लूँगा। मैं इधर साइड में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास मंथली इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इंटरेस्ट रेट जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कर लूँगा, और ईयर्स हमारा ऐसे ही है तो ईयर्स हमारे पास आ गया। अब जो भी फॉर्मूला है जो कि आपको दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो मंथली इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम पीरियड हो जाएगा। तो हर एक टाइम पीरियड में जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर चला जाएगा। और यहाँ पे मैथ्स डॉट पावर वगैरह का यूज़ किया गया है, जो हमारे पास फॉर्मूला है पावर का, उसको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैथ्स डॉट पावर वगैरह यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है इसका, इसको इस तरह से यहाँ पे लिख दिया गया है, जो कि सेम हमने अपने कोड में यूज़ किया है। और जो भी यहाँ पे सेट टोटल इन्वेस्टमेंट है, एस्टिमेटेड रिटर्न्स है, टोटल वैल्यू है, वो सब सेट हो रहा है। तो अब क्या होगा कि जब भी हमें चेंज करना है, आई मीन जब भी स्लाइडर चेंज होगा, जैसे ईयरली स्लाइडर चेंज हो रहा है, तो उसके बाद मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। तो जब भी इंटरेस्ट रेट या मंथ वगैरह चेंज होगा तो हमारा एस आई पी कैलकुलेट होने लगेगा। जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये कैलकुलेट हो रहा है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो जो हमारा इनिशियल वैल्यू है वो कैलकुलेट करके नहीं दे रहा है।
तो उसके लिए रिएक्ट जेएस में आता है यूज़ इफेक्ट, तो हम लोग यूज़ इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़ इफेक्ट आ गया और यहाँ पे मैं यूज़ इफेक्ट का ऑटो कंप्लीट यूज़ कर लूँगा। और ये बस फर्स्ट टाइम ही चाहिए, जैसे ही हमारा एप्लीकेशन लोड होता है उस टाइम हमें दिखाना है। तो ये कैलकुलेट इस आईपी वाले को मैं यहाँ पे ऐसे कॉल कर दूँगा। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो ये चेंज होके अच्छे से दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग रिएक्ट जेएस में इस आईपी कैलकुलेटर को बना सकते हैं। इसका सोर्स कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और मेरे गिटहब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से इसके सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।